हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास एट्थ एनसीईआरटी क्लास एट्थ साइंस का जो चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। तो पहले वीडियो में जहाँ तक हमने पढ़ चुके थे उसके आगे से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और जहाँ से हमने छोड़ा था इसको फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज को पढ़ रहे थे, तो जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग, ये दो स्टेप हमने पढ़ लिए थे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी की तैयारी करना, और सोइंग का मतलब बीज को बोना। तो इन दो टॉपिक्स को हमने पढ़ लिए थे। अब तीसरा टॉपिक आता है कि जो मिट्टी की तैयारी हो गई और बुआई करने के बाद में जो हमारी खड़ी फसल होती है उसमें हमको कुछ खाद या कुछ उर्वरक डालने पड़ते हैं। तो उसी को यहाँ पे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इसका मतलब होता है खाद्य और उर्वरक को उपयोग करना या जोड़ना, उसमें डालना। तो आइए हम इसको पहले पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। द सब्सटेंसेज हुईच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ऐसे पदार्थ जिनको हम पौधों के स्वस्थ वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए ऐड करते हैं फसल में, उसको हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र बोलते हैं। मैन्योर का मतलब खाद होता है, फर्टिलाइज़र का मतलब होता है उर्वरक। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो है एक जिज्ञासा दी गई है, इसको हम पढ़ लेते हैं। आई सा हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फॉर्म इन द नेबरिंग फॉर्म द प्लांट्स बियर वीक, व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो यहाँ पे देखिए, कभी आपने देखा होगा अपने आसपास में बहुत सारे खेत होंगे जिनमें कोई एक खेत होता है जिसके पौधे बहुत अच्छे होते हैं, वहीं दूसरा खेत होता है जिसके पौधे बहुत कम अच्छे होते हैं या बिल्कुल भी ख़राब होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये होता है कि जिस खेत में न्यूट्रिएंट्स जो है सफिशिएंट होता है, इनफ होते हैं, उनका पौधा बहुत अच्छा होता है। और कुछ खेत ऐसे होते हैं जिनमें जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी प्लांट के लिए, वो एबंडेंट मेजर में नहीं होते हैं, तो इसलिए वो पौधा वहाँ का वीक हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे, सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants in certain areas. Farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine that इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे देखिए, जो ज़मीन होता है वो मिनरल और न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करता है, लेकिन किसान जो होते हैं हर एक फसल के बाद दूसरी फसल, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी फसल को उगाते रहते हैं, और कभी भी खेत को खाली नहीं रखा जाता है। तो सोचिए कि जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या वो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म नहीं हो जाते होंगे? कि जिनको हम, जो फसल होती है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती होगी, तो खेत में न्यूट्रिएंट्स की धीरे धीरे क्या होती है, कमी हो जाती है। आगे इसमें लिखे देखिए, हमको पढ़ना है। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन बिग प्लांट्स। तो यहाँ पे देखिए, जो बार बार फसल को उगाने से जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उन न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिश, उनकी क्षतिपूर्ति करना या उनको फिर से पूरा करना, फिर से उसको न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना, रिप्लेनिश जिसे हम कहते हैं, उसको मैन्योर और फर्टिलाइज़र यूज करके ये किया जाता है। अगर यहाँ पे मैन्योरिंग इम्प्रॉपर रहेगी तो जो हमारा पौधा होगा वो वीक प्लांट होगा, अच्छा प्लांट नहीं निकल के आएगा। आगे देखते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learnt about वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। तो यहाँ पे देखिए, जो किसान होता है वो जो एनिमल वेस्ट होता है और जो प्लांट वेस्ट होता है उसको एक गड्ढे में डाल करके, उसमें पानी डाल करके और उसको सड़ने के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ दिया जाता है। और धीरे धीरे ये जो मटेरियल्स होते हैं एनिमल वेस्ट, और जो जैसे काऊ डंग, गाय का गोबर हो गया, ये सब डाल करके, या पेड़ पौधों की पत्तियाँ जो होती हैं उनको डाल करके गड्ढे में, और उनको सड़ने दिया जाता है। और सड़ने के बाद में फिर ये जो है
एक मैन्योर बन जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर जिसे हम कहते हैं, खाद बन जाता है। और जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसको हमने क्लास 6 में बनाना सीखा भी है, तो शायद आपको याद हो। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, इसमें हम गड्ढे में जो है जो गोबर वगैरह होता है इसको डाल करके और फिर उसमें वार्म्स डाल देते हैं। वार्म मतलब केंचुआ डाल देते हैं, कीड़ा जो होता है उसको डाल देते हैं, तो वो क्या करता है उसको खा करके उसको एक मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है, तो इसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे एक जो है एक्टिविटी आपको दी गई है, तो मैन्योर और जो फर्टिलाइज़र होता है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और मैन्योर और फर्टिलाइज़र कितना यूज़फुल होता है, और इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, टेक मूव और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स, टेक 3 एम्प्टी glasses or similar vessels, mark them A, B, C to glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with little urea. Take the same amount of soil in glass C without adding anything. Figure 1.3a नीचे हम देखेंगे. Now pour the same amount of water in each glass and in each glass and plant the seedlings in them. Keep them a safe place and water them daily. After 7 to 10 days observe their growth. तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो एक जो है बर्तन यहाँ पे दिया गया है ए बी और सी, ये जो बर्तन दिए गए हैं इनमें हम क्या करते हैं, सभी में मिट्टी डालते हैं और सभी में हम क्या करते हैं, चाहे हम मूंग या चने को ले लेते हैं और इसको सभी में हम क्या करते हैं, बो देते हैं। पहले वाले में बोते हैं, दूसरे वाले में बोते हैं और तीसरे वाले में बोते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला वाला होता है इसमें हम क्या करते हैं, काऊ डंग मैन्योर डालते हैं, यानी गाय के गोबर का खाद पहले वाले में हम डालते हैं, और दूसरे वाले में हम एक फर्टिलाइज़र डालते हैं, और तीसरे वाले में हम कुछ भी नहीं डालते हैं। तो 6 7 8 10 दिन के बाद में हम क्या देखेंगे, जो हमारे पौधे होंगे वो ग्रो कर जाएंगे। और इसके बाद में हम जो डिफरेंस है वो देखेंगे, जो हमारा ए है इसके जो पौधे होंगे इसमें पौधों का ग्रोथ कम होगा, और बी जो सेट है इसमें पौधों का ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगा, और जो हमारा सी वाला जो वेसल है, बर्तन है, उसमें पौधों का ग्रोथ सबसे कम होगा। क्योंकि जो सी वाला है इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था, ए वाले में हमने काउडंग डाला था, काउडंग मैन्योर डाला था, और जो बी वाला जो हमारा बर्तन था उसमें हमने क्या डाला था, उसमें हमने फर्टिलाइज़र डाला था। तो यहाँ देखिए ग्रोइंग सीडलिंग्स विथ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र के साथ में जो ग्रोथ होता है इसको किस तरीके से होता है। तो आइए हम नीचे पढ़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ये वाला है उस वो थोड़ा कम बढ़ा है, यानी बीच में है, और सी वाला सबसे कम बढ़ा है, और जो बी वाला है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यानी जो फर्टिलाइज़र डालने पर जो हमारी फसल होती है सबसे अच्छी तरीके से बढ़ती है, और मैन्योर डालने पर थोड़ा कम, लेकिन हम कुछ नहीं डालते हैं तो हमारी फसल बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। तो ये यहाँ पे एक्टिविटी थी आपकी। आगे देखिए, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेज ग्रो एट द सेम पेस, जो यहाँ पे ग्लास में जो हमने ग्रो किया था, क्या ये सभी बराबर मात्रा में बढ़ते हैं या बराबर संख्या में बढ़ते हैं। which glass showed better growth of plants, in which glass was the growth faster। तो सबसे ज़्यादा फास्ट जो ग्रोथ था वो क्लियरली बी में था। बी में इसलिए था क्योंकि बी में हमने जो फर्टिलाइज़र था उसको डाला था, और ए वाला बीच में था, और सी वाले में सबसे कम ग्रोथ था। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स व्हिच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो फर्टिलाइज़र क्या होता है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, फर्टिलाइज़र क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होता है। जैसे यूरिया है, ये एक फर्टिलाइज़र होता है, और ये जो है नाइट्रोजन में रिच होता है, तो यूरिया डालने से हमारा पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आगे देखिए, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, तो ये मैन्योर से किस तरीके से डिफरेंट हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर फॉस्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये जो है कुछ जो है फर्टिलाइज़र्स दिए गए हैं। तो सबसे सिंपल तरीका है कि फ़र्टिलाइज़र और मैन्योर क्या होते हैं, इसका डिफरेंस हम नीचे देखने वाले हैं। जो हमारा फर्टिलाइज़र होता है वो केमिकल सब्सटेंस से बना होता है, इसको हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं। लेकिन तो जो फर्टिलाइज़र्स की बहुत सारे नेम दिए, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटाश, NPK नाइट्रोजन, पोटेशियम और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू
गेट बेटर ईल्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट पैडी एंड माइज। ईल्ड का मतलब होता है उपज, बेटर ईल्ड का मतलब अच्छी पैदावार या अच्छी उपज। जो फर्टिलाइज़र का यूज करने से जो फर्टिलाइज़र का यूज करने से जो बहुत अच्छी उत्पादन मिलने लगी है किसानों को, चाहे वो धान की हो या गेहूं की हो या माइज मक्के की हो। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज करने से जो हमारी मिट्टी होती है वो उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल घट जा रही है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वाटर पॉल्यूशन के एक सोर्स होते हैं। जैसे किसी खेत में अगर खाद डाला हुआ है और पानी ज़्यादा भर जाने से खेत में बारिश के कारण, और बारिश के साथ अगर वो खाद बहकर किसी तालाब में चला गया तो तालाब का पानी क्या होता है, पॉल्यूट हो जाता है, वो गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops। तो यहाँ पे देखिए जो हमको क्या करना है, जो जो हमारा, क्योंकि इसके जो है कुछ नुकसान है फर्टिलाइज़र यूज करने के, इसलिए हमको जो हमारी मिट्टी है उसको या तो हम थोड़े दिन के लिए खेत को ऐसे ही रखें कि उसमें कुछ भी ना बोएं, ताकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स है फिर से रीगेन हो सकें। या हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा फर्टिलाइज़र है उसकी जगह पे हम मैन्योर को ऐड कर सकते हैं। अभी मैन्योर क्या होता है, जैसे हमने फर्टिलाइज़र के बारे में देखा, फर्टिलाइज़र क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम कहाँ पे बनाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाते हैं। और जो हमारे जो फर्टिलाइज़र होता है वो बहुत सारे टाइप का होता है, लेकिन जो मैन्योर होता है वो क्या होता है, तो मैन्योर सिंपली क्या होता है, जो वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है या डेड एंड डिकेड बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं, तो उन सबको मिला के सड़ा गला के जो हम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं। जैसे गोबर या पुआल हो गया, भूसा हो गया, इन सबको अगर हम किसी गड्ढे में पानी डालकर सड़ा देते हैं तो ये मैन्योर होता है। तो मैन्योर को हम वैसे फील्ड में बनाते हैं, खेत में, उसको किसी एक कंपनी की ज़रूरत नहीं होती है, फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। आगे देखिए, द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। तो जो मैन्योर को जब हम ऐड करते हैं तो ये मिट्टी के टेक्सचर को, उसकी संरचना को जो है अच्छा बनाता है, यानी इसमें पोरस इसको बनाता है, इसमें छिद्रयुक्त मिट्टी मुलायम रहती है, उसमें हवा भी कम भर का आता जाता रहता है। और इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी यानी इसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, यानी पानी ये रोक सकने की पावर इसमें आ जाती है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो है मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स से रिप्लेनिश करता है, इनकी क्षतिपूर्त करता है या इनका जो है फिर से कंप्लीट करता है न्यूट्रिएंट्स को। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। तो यहाँ पे देखिए क्रॉप रोटेशन क्या हुआ है, जैसे अगर हमने पहली बार इसमें गन्ने की फसल उगाई किसी खेत में, तो दूसरी बार उसमें धान की फसल उगा लेते हैं, तीसरी बार सरसों की फसल उगा लेंगे। तो इस तरीके से इसको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं, यानी इसको हिंदी में फसल चक्र कहते हैं। तो जब हम अलग अलग टाइप के जो फसल पौधों को उगाते हैं तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि एक पौधे के लिए दूसरे टाइप के न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी होते हैं, जो दूसरा पौधा होता है उसके लिए दूसरे टाइप के न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए जब हम क्रॉप रोटेशन का यूज करते हैं, यानी फसलों को हम अलग अलग तरीके से उगाते हैं, अलग अलग टाइप के फसल को उगाते हैं, तो इससे हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दिस कैन बी डन बाई ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। तो यहाँ पे अल्टरनेटली मतलब बारी बारी से अलग अलग क्रॉप्स को हम उगा करके इसको हम कर सकते हैं। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थर्न इंडिया यूज द ग्रो लेग्यूम्स एंड एज फॉडर इन वन सीजन एंड wheat in the next season. This helped in the replenishment of the soil with nitrogen। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे जो फार्मर्स होते थे, अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थन इंडिया, जो उत्तर भारत के किसान होते हैं, तो ये जो है लिग्यूम्स जो है एज फॉडर। तो यहाँ पे जो फॉडर मतलब होता है चारे के लिए लिग्यूम्स उगाते थे एक सीज़न में, और दूसरे सीज़न में यहाँ पे क्या करते थे, गेहूँ उगाते थे। और इस तरीके से क्या होता था, जो मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बचे रह जाते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो फार्मर्स को अब प्रोत्साहित किया जाए, इनकरेज किया जा रहा है कि वो क्रॉप रोटेशन को यूज करें। आगे हम पढ़ते हैं, इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव learnt about rhizobium bacteria. These are present in the nodals of root of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen। तो लेग्यूमिनस यानी जो फलीदार पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जो फलीदार पौधे होते हैं, इनमें क्या होता है, इनकी जो जड़ें होती हैं,
तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये जो कोई पौधा है तो इसकी जो जड़ें होती हैं, ये मान लेते हैं किसी पौधे का जड़ है इस तरीके से, तो इसकी जड़ों में छोटी छोटी क्या होती हैं, गांठें होती हैं। तो इनको हम नोडल्स बोलते हैं। तो इन गांठों में क्या होते हैं, राइजोबियम, जो यहाँ पे ये नाम दिया गया है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फॉर्म करता है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये क्या करता है, ट्रैप करता है और इसको यूरिया में चेंज कर देता है। तो जो पौधे होते हैं उनको हमें यूरिया बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो these are present in the nodules of the roots लेगुमिनस प्लांट्स, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। जो हवा का नाइट्रोजन होता है उसको पकड़ करके ऐसे कंपाउंड्स में बदल देते हैं जो सॉइल में मिल करके पौधे उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। जैसे कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है मिट्टी में यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो ये राइजोबियम होता है। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पढ़ते हैं। जैसे डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, इसको आपको कॉपी में भी नोट करना चाहिए। तो डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4 यहाँ दिया है। 4 टॉपिक्स पे यहाँ पे डिफरेंस हमको क्लियर किया गया है। और पहले टॉपिक में फर्टिलाइज़र है पहले कॉलम में और दूसरे में मैन्योर है। तो फर्टिलाइज़र इज एन मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। जो फर्टिलाइज़र होता है ये मैन मेड होता है, ये आर्टिफिशियल होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, ये ऑर्गेनिक नहीं होता है। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। तो जो यहाँ पे जो मैन्योर होता है, ये जो गाय का गोबर हो गया है, पौधे के जो डंठल होता है उसकी जो अवशेष होते हैं उसको सड़ा के बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। जो फर्टिलाइज़र होता है उसको हम फैक्ट्री में बनाते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। तो जो मैन्योर होता है या खाद होता है उसको हम खेत में बना सकते हैं, लेकिन उर्वरक को हम कहाँ बनाते हैं, ये सिर्फ फैक्ट्री में बनाते हैं। तो सिंपली इसका पहले हम हिंदी बता देते हैं आपको। फर्टिलाइज़र का मतलब होता है उर्वरक और मैन्योर का मतलब होता है खाद। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। तो जो फर्टिलाइज़र होता है वो मिट्टी को कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। और मैन्योर क्या करता है, मिट्टी को बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ह्यूमस क्या होता है, व्हाट इज़ ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या होता है, जो पौधे होते हैं या कोई एनिमल होता है वो डेड कर जाता है, तो डेड करने के बाद में जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं, उसकी जड़ें होती हैं, या कोई जानवर होता है मर जाता है तो उसकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं सड़ करके कुछ ऐसा पदार्थ बना देते हैं। जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको ह्यूमस कहते हैं। तो इसको हम इस तरीके से कहेंगे, द डेड एंड डिकेड बॉडी रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स इज कॉल्ड ह्यूमस। The dead and decayed body remains of animals and plants is called humus। आगे हम देखते हैं चौथा पॉइंट क्या होता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइज़र होता है वो जो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं पौधे लिए कि बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं फर्टिलाइज़र में, लेकिन जो हमारा मैन्योर होता है उसमें रिलेटिवली कम मात्रा में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो यहाँ मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो हमारा मैन्योर होता है उसमें ज़्यादा संख्या में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें 10-15 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जो हमारा फर्टिलाइज़र उसमें 2-3 न्यूट्रिएंट्स होंगे लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में होंगे। और जो मैन्योर होता है उसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं लेकिन वो कम थोड़े थोड़े मात्रा में होते हैं। तो ये डिफरेंस है। आगे हम देखते हैं टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो हमने अभी देख चुके हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है। तो एडवांटेज ऑफ मैन्योर, तो मैन्योर यूज करने का जो एडवांटेज हो क्या होता है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स दैट दिस इज बिकॉज जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो फर्टिलाइजर से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसका कारण ये है, नीचे हम देखते हैं पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल। तो एनहेंस मतलब बढ़ाना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब जल धारण क्षमता या पानी को अपने में रोक सकने की जो क्षमता होती है इसको बढ़ाता है। आगे देखिए इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकॉज इजी। ये मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाता है। पोरस का मतलब होता है छिद्रयुक्त बनाता है, जिससे कि गैसेज के एक्सचेंज में बहुत आसानी होती है। यानी कि जो जैसे हम जानते हैं कि जो गैस होता है नाइट्रोजन, वो राइजोबियम बैक्टीरिया जैसे अगर मान लेते हैं किसी पौधे में है तो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से ट्रैप करता है। तो ये गैसेज का एक्सचेंज जो होता है ये बहुत आसान बना देता है जब हम मैन्योर को ऐड करते हैं। अगला पॉइंट है इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जो फ्रेंडली माइक्रोब्स क्या होते हैं,
जैसे कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारे फसल को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हमारे खेत में कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे केचुआ होता है तो वो तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन एक कीड़ा ज़रूर है जो हमारे लिए अच्छा होता है हमारे फसल को उगाने में, क्योंकि वो जो खाद बनाने में काम करता है। तो इसलिए इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो जब हम मैन्योर का यूज करते हैं तो जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उन वो जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे खेत में बढ़ जाते हैं और इससे हमारी फसल जो है बहुत अच्छी होती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। तो ये सॉइल के टेक्सचर को जो है बहुत बढ़िया बनाता है। सॉइल का टेक्सचर का मतलब होता है जैसे मिट्टी होती है, कहीं की मिट्टी का जो कण होता है बहुत मोटा होता है, कहीं की मिट्टी का कण बहुत महीन होता है, तो इसको हम सॉइल टेक्सचर बोलते हैं। अब देखिए अगला जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में हम देखते हैं अगला टॉपिक यहाँ पे हमारा इरिगेशन आता है। तो इरिगेशन को हम पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा इरिगेशन, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यानी वृद्धि और विकास के लिए पानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स रूट्स। जो पानी होता है पौधों की जड़ों के द्वारा सोखा जाता है, अवशोषित किया जाता है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। जो पानी के साथ में मिनरल और फर्टिलाइज़र होता है वो जड़ों द्वारा सोखा जाता है, अवशोषित किया जाता है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। जो छोटे पौधे होते हैं वो लगभग 90% पानी रखते हैं टोटल वेट के अपने। वाटर इज एजेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। जो पानी होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो सीड्स का जर्मिनेशन होता है, जो बीजों का अंकुरण होता है, वो ड्राई कंडीशंस में नहीं हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के साथ ही प्लांट के सारे बॉडी पार्ट्स में जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। जैसे हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड होता है हमारे न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में पहुंचाता है, उसी तरीके से जो प्लांट होता है उनमें पानी जो है न्यूट्रिएंट्स को पूरे पौधे के भागों में पहुंचाता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। तो जो पानी होता है वो पौधों को, फ्रॉस्ट का मतलब होता है पाला, जो बर्फ़ गिरता है छोटे छोटे टुकड़ों में, बर्फ़ जो होता है उसको हम पाला कहते हैं। तो जो पौधा जो प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। तो जो पानी होता है वो पहले तो पाले से बचाता है, दूसरा जब गर्मी में कभी बहुत तेज़ी से लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो उन गर्म हवाओं से भी पानी जो है पौधे को बचाता है। to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth fields have to be watered regularly। तो जो है क्रॉप ग्रोथ को अच्छा बनाए रखने के लिए जो है हमको पौधों को रेगुलरली पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो व्हाट इज इरिगेशन, एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज इरिगेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन। तो इसका यहाँ पे उत्तर दिया गया है। The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. What is irrigation? The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, यानी रेगुलर इंटरवल में यानी समय समय पर जो पौधों को पानी दिए जाने की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। जो पौधों को पानी दिए जाने का जो इंटरवल होता है, कितने समय बाद हम पौधे को पानी देते हैं, तो ये क्रॉप टू क्रॉप वेराई करता है। जैसे धान का पौधा है तो उसको बार बार सिंचाई करने की ज़रूरत होती है, वहीं अगर गेहूँ का पौधा है तो उसको थोड़ा सा कम सिंचाई की ज़रूरत होती है क्योंकि उसको कम पानी की आवश्यकता होती है। और वहीं हम मान लेते हैं कहीं जहाँ पे ज़्यादा धूप होती है तो वहाँ पे पानी ज़्यादा सिंचाई करना पड़ेगा, और जब धूप कम होती है तो हमको सिंचाई कम करनी पड़ती है। तो इसलिए जो सिंचाई का इंटरवल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो जो है क्रॉप टू क्रॉप और प्लेस टू प्लेस और सीजन टू सीजन ये क्या करती है, चेंज करती रहती है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। गर्मी में हम ज़्यादा बार बार पानी सींचते हैं। वाई इज इट्स सो, तो ऐसा क्यों है, तो इसको हम बड़ी आसानी से सोच सकते हैं। गर्मी ज़्यादा होती है और जो पानी होता है वो ज़्यादा उड़ता चला जाता है, जो पानी है वो ज़्यादा वाष्प बनकर उड़ता है। कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स, बिल्कुल
क्योंकि जो सॉइल होता है और जो लीव्स होते हैं उनसे इवोपोरेशन रेट जो उनका होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गर्मी में हमको बार बार सिंचाई करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डेड। तो कोई किसान है या कोई व्यक्ति है तो जो जैसे कोई फूल का पौधा आप लगाएं, ऑर्नामेंटल प्लांट जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर पिछले साल आपने जो है पौधे को गर्मी में ठीक से पानी नहीं दिया तो सूख गया था, तो इस बार आप जो है थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, तो पानी उसको अच्छे से देंगे तो पौधा वो सूखेगा नहीं। तो अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन के सोर्सेज क्या होते हैं, जो हमारा मतलब पानी हम कहाँ से निकाल करके जो है पौधे को सींचते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको पानी पीना है तो हम नल से पानी पी सकते हैं, या हमको पानी जो है नदी से मिलता है या कुएं से मिल सकता है या तालाब से मिल सकता है। तो उसी तरीके से जो सिंचाई का पानी होता है उसको हम कहाँ से लेते हैं, तो सोर्स यहाँ पे हम देखते हैं। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर बेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। तो यहाँ पे देखिए जो सोर्स होते हैं सिंचाई के, सबसे पहले बेल्स दिया गया है यानी कुएं होते हैं, ट्यूबवेल मतलब जो हमारा ट्यूबवेल होता है सभी लोग जानते होंगे जिसको ट्यूबवेल, और पॉन्ड्स मतलब तालाब होते हैं, लेक मतलब झील होता है, रिवर्स मतलब नदियाँ, डैम मतलब बांध, और कैनल्स मतलब नहर। तो ये जो है सिंचाई के सोर्सेज हमारे होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एक जो है मोट दिया गया है, यानी इसको हम लोग जो है सिंपली पानी जो है कुएं से निकाल करके, मोट है इसको पानी निकाल करके और यहाँ उड़ेला जा रहा है, और ये जो है नालियों की सहायता से जो है पौधों की जड़ तक पानी यहाँ पे जाएगा। आगे देखिए चेन पंप, ये जो चेन पंप है यहाँ पे देखिएगा एक पानी किस तरीके से बहुत गहराई से निकाला जा रहा है, ये चेन पंप है, ये इसे ये भी एक बहुत अच्छा दिया गया है। और एक दो है राहट दिया गया है, तो ये राहट में देखिए एक बैल है वो घूमता है चारों तरफ, इसके ज़मीन के अंदर से एक सॉफ्ट होता है जो पानी को निकालने का काम करता है। और उसके बाद में जो है कुआँ होता है, इसको हम इसको ढेकली इसको हम कहते हैं, ढेकली। तो ढेकली जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जो फिगर 1.4 का सी वाला है, ये ढेकली यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये जो है मेथड्स होते हैं। तो हम देखते हैं जो वाटरिंग प्लांट को वाटरिंग के या जो इरिगेशन के मेथड्स होते हैं तो उनको हम पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी सिंचाई के जो पारंपरिक साधन, ट्रेडिशनल मतलब होता है पारंपरिक, मतलब जो प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों के द्वारा जो सिंचाई के साधन यूज किए जाते थे उसको हम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन कहते हैं। The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields। तो जो पानी होता है तालाबों, नदियों, झीलों से बहुत सारे तरीक़ों से, बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग तरीक़ों से इसको निकाला जाता है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स, सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट द वेरियस ट्रेडिशनल बेज आर। तो क्योंकि यहाँ पे जो जानवर होता है या ह्यूमन मनुष्य का जो श्रम होता है उसका उपयोग किया जाता है पानी को बाहर निकालने के लिए, तो ये सस्ता तो होता है लेकिन ये लेस एफिशिएंट होता है। लेस एफिशिएंट का मतलब हम 4-5 दिन काम करते हैं तब भी बहुत थोड़े से खेत को हम सिंचाई कर पाते हैं, तो इसलिए लेस एफिशिएंट है, कम दक्ष है इसे कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए मोट है पुली सिस्टम। पुली सिस्टम में क्या करते हैं, जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है तो एक आदमी रस्सी से खींचता है और फिर पानी जो है कुएं से भरकर बाहर आता है। और चेन पंप जो होता है वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है, ये चेन पंप यहाँ आप देख सकते हैं, इधर फिगर 1.4 का बी है। और इसके बाद में कुछ और भी दिया है, ढेकली जो जस्ट ऊपर आपके दिया गया है, ढेकली में यहाँ देखिए पीछे एक जो है एक पेड़, यहाँ पे पेड़ का एक तना यहाँ लगा दिया जाता है, उसके बाद में पीछे एक बेट रख दिया जाता है, तो इसको दबा करके हम अंदर पानी निकालते हैं और इससे बाहर इस तरीके से आता है। और अगर देखिए रहट जो यहाँ पे दिया गया है तो ये इसमें भी जो हम कैटल का यूज़ करते हैं। तो आगे देखिए पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। तो आज के टाइम पे जो है पंप का यूज़ हम करते हैं, जैसे पंपिंग सेट हम लगा लेते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू टर्न दीज पम्प्स रन दीज पम्प्स। तो ये जो आज के टाइम पे जो पंप होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी का यूज करते हैं ताकि जो है सिंचाई के लिए हम पानी को बाहर निकाल सकें। और हमारे यहाँ पे देखिए गाँव में या आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, या जो डीजल इंजन होता है पंपिंग सेट उसका यूज़ किया जाता है पानी को सिंचाई करने के लिए। तो यहाँ देखिए मॉडर्न मेथड्स क्या होते हैं इरिगेशन। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में यहाँ पे देखिए कुछ बहुत अच्छे मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं।
Modern methods of irrigation help us to use water economically. The main methods used are as follows. तो जो वाटर को इकोनॉमिकली यूज करने का मतलब होता है पानी की बचत करते हुए हम खेत में इसकी सिंचाई करते हैं। तो पहला जो मेथड है स्प्रिंकलर मेथड होता है। स्प्रिंकल मतलब होता है छिड़काव करना। देखिए यहाँ पे दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल on the uneven land when where sufficient water is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipe at regular intervals. Uh, when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is uh, raining. Sprinkler is very useful for lawns, uh, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। तो जो स्प्रिंकलर मेथड है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर है और इससे जो पानी निकल के आता है इसको हम एक बड़ी पाइप से जोड़कर फिर इसमें जो है छोटे छोटे पाइप ये जो है परपेंडिकुलर पाइप्स हैं। तो यहाँ पे इस पाइप में ऊपर और यहाँ पे एक नोजल लगा दिया जाता है, इसे घूमता रहता है। तो इससे जो है पानी इसके चारों तरफ ऐसे जैसे पानी बरस रहा हो इस तरीके से चारों तरफ यहाँ पे छिड़काव किया जाता है। तो ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है तो इसमें पानी का वेस्टेज बहुत कम होता है, बहुत कम पानी में हम फसल की सिंचाई कर सकते हैं। और इसमें चूँकि जो स्प्रिंकल मेथड से जो है ज़मीन को लेवल करना, जो ज़मीन हमारी लेवल नहीं है वहाँ पे भी हम सिंचाई कर सकते हैं। तो अगला जो मेथड है इसमें हम देखते हैं ड्रिप मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, ड्रिप सिस्टम है। तो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप directly near the roots, so it is called drip system. It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. Water is not wasted at all. It is a boon in regions where availability of water is poor. तो जो हमारा ड्रिप सिस्टम होता है, ड्रिप सिस्टम में क्या किया जाता है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे एक जो है मोटर यहाँ पे लगाया जाता है और एक बड़ा पाइप होता है जिस पाइप से यहाँ पे, और उसके बाद इस पाइप को जो पौधे की जड़ें होती हैं वहाँ तक इसको पहुँचा दिया जाता है, ऐसे हर एक पौधे की जड़ तक। और हर एक पौधे की सिर्फ जड़ पर, ये जैसे स्प्रिंकल मेथड में हम बाहर से ऐसे ढेर सारा पानी बारिश की तरह ऊपर जाके उड़ता है, लेकिन यहाँ जो ड्रिप मेथड होता है इसमें पौधे की जड़ में सिर्फ जो है पानी बूंद बूंद करके गिरता है। तो इसको हम ड्रिप मेथड कहते हैं। और यहाँ पे जिस तरीके का यहाँ फिगर में दिया गया है, ये जो है ड्रिप मेथड से सिर्फ पौधे के जड़ों में पानी जाता है और इस तरीके से हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। तो जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है वहाँ पे ड्रिप मेथड सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अब हम यहाँ पे जो अगला टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ बीड्स, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स, या बीड्स मतलब होता है खरपतवार जो पौधे के साथ उगाते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।